तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या है, इसको समझने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फंडामेंटल फोर्स के बारे में। जितना भी फोर्स है उसको चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो चार है फंडामेंटल फोर्स। वो चार क्या क्या है? पहला तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये वर्ड हम लोग रेगुलर फिजिक्स में बहुत जगह में पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? फ्रिक्शनल फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस सेकेंड फंडामेंटल फोर्स के अंदर में ये आता है। अब सवाल, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या? हम लोग जनरली समझ में आता है इधर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है या तो मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, वहाँ से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो फ्रिक्शन तो मान लीजिए हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है। किसी चीज़ को हम लोग मूव करवा रहे हैं, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कैसे फ्रिक्शन का कोई रिलेशन है? तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए, कोई भी सरफेस, कोई भी मटेरियल हो, तो वो तो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मेड अप है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स रहता है, हम लोगों को पता है। तो जैसे ही दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल और इसका चार्जिंग नेचर के वजह से इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है और उसी फोर्स का हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? तो अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डेफिनेशन हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का देना चाहते हैं, तो हम लोगों को कुछ ऐसे बोलना पड़ेगा उसको: whenever whenever a body in contact with the second one moves or tends to move, force opposing the motion comes into play.
they are tangential to the surface along which motions occur. Or tends to occur. These forces are called frictional forces. These forces are called frictional forces. तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है कि कभी भी अगर कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर मूव करने का कोशिश कर रहा है या तो मूव कर रहा है, ठीक है ना, तुरंत ही उस टाइम में क्या होता है, एक फोर्स वर्क में आ जाता है और वो फोर्स कुछ ऐसे होता है, सरफेस के साथ टेंजेंटली होता है और मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो इस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल का सरफेस है, मान लीजिए एक टेबल है यहाँ पर, एक टेबल का सरफेस है मान लीजिए, ये मान लीजिए एक टेबल का सरफेस है और इसके ऊपर एक किताब रखा हुआ है, मान लीजिए एक बुक रखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर एक बुक रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर एक बुक रखा हुआ है। अभी हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक उसमें फोर्स अप्लाई कर दे, हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दे। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग उसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, देखिए जैसे हम लोग धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स जैसे ही देना चालू किया, एट दैट इंस्टेंट हल्का सा फोर्स देना चालू किया, जस्ट टच करके धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि तुरंत ही बुक मूव नहीं कर रहा है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम हम लोग फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग रेगुलर कॉन्स्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसी एक इंस्टेंट पे जाके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि बुक स्लाइड होना चालू किया टेबल के ऊपर, हम लोग जैसे तुरंत ही फोर्स अप्लाई किया और वो बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड का फोर्स था, जैसे ही हम लोग चालू किया मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करना चालू किया तो तुरंत ही बुक में कोई मोशन क्रिएट नहीं हुआ। हम लोग देखें धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपना फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जाके बुक स्लाइड करना चालू करता है, मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, इसमें कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, इसमें कुछ एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम इट गेन ए वेलोसिटी से v। तो हम लोग क्या देखें यहां से हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना,
कि तुरंत ही फोर्स अप्लाई करने के बाद ही किसी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता। जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते किसी एक इंस्टेंट पे जाके इसके ऊपर मोशन क्रिएट होता है। तो देखिए यहां पर तुरंत फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों नहीं क्रिएट हुआ? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फ्रिक्शनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसके वजह से। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में जाने के लिए रोक रहा है वो आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट नहीं हो रहा था। जैसे ही हम लोग फोर्स यूज कर रहे थे तो रेस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स था? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो अगर ये ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ये बुक का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इसको हम लोग पता है कि अपोज करने का कोशिश करेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके, ठीक है ना? व्हेनेवर ए बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड वन, जैसे ये बुक इस टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में है, मूव और टेंड्स टू मूव। पहले तो ये रेस्ट पे था, जैसे हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाना चालू किया तो धीरे धीरे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जाके ये मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या ये टेंड्स टू मूव हो रहा है, जैसे फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो किसी एक स्टेज में ये जस्ट मूव करने वाला है। मतलब इसके अंदर वेलोसिटी क्रिएट होने के पहले का जस्ट पहले का स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? टेंड्स टू मूव हो रहा है, टेंड्स टू मूव हो रहा है। और अगर उस स्टेज के बाद हम लोग फोर्सेस को बढ़ाते हुए अप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बुक टेबल के सरफेस के ऊपर स्लाइड करना चालू किया गया। तो इसका मतलब बुक मूव होना चालू हो गया। तो दोनों केसेस को यहां से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दोनों केस में ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, एक फोर्स यहां पर जनरेट हो रहा है। और वो फोर्स क्या कर रहा है? जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन को, उस मोशन को अपोज करने का कोशिश कर रहा है। वो फोर्स अपोज करने के, यहां पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है? अपोज करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दिस फ्रिक्शनल फोर्स is trying to oppose the motion. Oppose the motion. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कोशिश कर रहा है? ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन को अपोज करने का कोशिश कर रहा है। देखिए यहां पर दो फ्रिक्शन बेसिकली एक्ट हो रहा है। अगर हम लोग समझेंगे तो बुक जब रेस्ट में है, जब हम उसके ऊपर जस्ट फोर्स अप्लाई करना चालू किए हैं और अपना कुछ इस तरीके से चालू किए हैं कि हम लोग स्लोली उस फोर्स को बढ़ा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग स्लोली बढ़ा रहे हैं। तो बुक में जब मोशन कुछ नहीं था, जब कुछ वेलोसिटी उसके ऊपर नहीं था, जब उसका वेलोसिटी 0 था, उस टाइम में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हम लोग फोर्स को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? बुक पे कुछ वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है और ये वेलोसिटी जब क्रिएट हो जा रहा है उस टाइम में जो फोर्स रोल में रहेगा वो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स उस टाइम में
रोल में रहेगा वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मोशन में आ जाएगा तब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से हम लोगों को दो बातों के बारे में पता चलता है। पहला तो है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्ट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्ट हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में, दोनों सरफेसेस के अंदर में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रह रहा है। नो रिलेटिव वेलोसिटी एट प्रेजेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट हो रहा है, जब दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, नो रिलेटिव वेलोसिटी। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट हो रहा है, जब सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है। जब सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस इन दिस केस। इस केस में क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है। और इस एग्जांपल से और एक पॉइंट है जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए, हल्का सा छोटा सा फोर्स अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तुरंत ही बुक में कोई वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रहा। हम लोग फोर्स जो अप्लाई कर रहे थे उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो किसी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में हम देखेंगे बुक स्लाइड कर रहा है। तो फोर्स अप्लाई करने से बुक स्लाइडिंग होने तक का जो समय है, इसके बीच में हम लोग क्या फोर्स को अब तो अपना बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पर बुक के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स रोल में आ जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड को इस फोर्स के साथ साथ बढ़ाते हुए चल रहा है। तो जितना फोर्स हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस फोर्स को, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो भी अपना मैग्नीट्यूड को स्लोली इसके साथ साथ बढ़ाते हुए चल रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल स्टैटिक फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो जब बुक में कोई मोशन नहीं रह रहा है तब तो स्टैटिक फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, और हम लोग इधर से फोर्स को कंटिन्यू बढ़ाते हुए दे रहे हैं। तो उस टाइम में क्या कर रहा है, स्टैटिक फोर्स भी अपना मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, सेल्फ एडजस्ट हो रहा है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं स्टैटिक फोर्स is self-adjusting force. स्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यहां से हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक्चुअली जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ सरफेस ऐसा है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए इसका भी कुछ सरफेस ऐसा है,
ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करूं विथ सम फोर्स, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रेस्ट में रख दूं या तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स है ऑब्जेक्ट अप्लाई करूं इस ऑब्जेक्ट पे, दोनों केस ही पॉसिबल हो सकता है। तो क्या हो रहा है, इसका जो सरफेस होता है, इसका सरफेस देखिए, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे इस सरफेस को, देखिएगा रफ सरफेस है। एक्चुअली जितना भी पॉलिश सरफेस हम लोग ले रहे तो वो सरफेस परफेक्टली पॉलिश नहीं होता, उसके अंदर कुछ रफनेस होता ही। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसको कंसिडर करेंगे तो हम लोग देखेंगे वो सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, उसके अंदर रफनेस होगा। तो यही रफनेस क्या होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है तो ये सरफेस, रफ सरफेस के अंदर एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाता है, और इसी इंटरलॉक के वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसी इंटरलॉक के वजह से फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट में जनरेट होता है। फ्रिक्शन, ऐसे तो फ्रिक्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत जगह में लगता है, पर फ्रिक्शन का बहुत सारा एडवांटेजेस भी है और साथ ही साथ उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। देखिए, फ्रिक्शन के वजह से हम लोग अगर एडवांटेज को उसको कंसिडर करेंगे तो फ्रिक्शन के वजह से हम लोग चल सकते हैं। फ्रिक्शन के वजह से कोई मोटर, मान लीजिए किसी मैकेनिकल मशीन का पार्ट्स को उसको घुमा पा रहा है किसी बेल्ट अरेंजमेंट से, बेल्ट पुली अरेंजमेंट से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मोटर है, एक मोटर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक बेल्ट लगा हुआ है और उसके साथ कपलिंग किया हुआ है कुछ और मशीन यहाँ पर कपलिंग किया है और जिसको ये घुमा रहा है, ठीक है ना। तो ये घूम क्यों रहा है, ये बेल्ट पुली अरेंजमेंट की वजह से घूम रहा है। अगर मान लीजिए पुली और बेल्ट के अंदर में कोई फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये बेल्ट तो पुली के ऊपर से स्लाइड कर जाता, इसको घुमाता नहीं था। तो ये फ्रिक्शन बहुत बड़ा कारण है, इसको हम लोग बहुत जगह में एडवांटेज के तौर में भी देखते हैं। जैसे गाड़ी चल रहा है, रास्ते में टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी स्लाइड कर जाएगा, एक्सीडेंट होने का एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारा फ्रिक्शन का एडवांटेजेस है और साथ ही साथ फ्रिक्शन का कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे मशीन्स में वेयर एंड टियर होने के पीछे फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। वेयर एंड टियर हो गया, किसी मशीन का मान लीजिए लाइफ को घटा रहा है क्योंकि उसमें हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जनरेट होने की वजह से मशीन में बहुत सारा खराबी आ सकता है। तो वहाँ पर भी अगर ऑब्जर्व करेंगे आप लोग तो फ्रिक्शन डिसएडवांटेज के तौर पे हम लोगों के सामने आ रहा है। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। देखिए, फ्रिक्शन जो है वो फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर में आता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कब होता है, कोई एक बॉडी रखा हुआ है मान लीजिए किसी एक सरफेस के ऊपर में, अगर उस बॉडी को हम लोग मूव करवा रहे हैं या तो मूव करवाने का कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत ही एक ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है और वही ऑपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स दो किस्म में हम इसको बोल सकते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे इस एग्जांपल हम लोग कंसिडर किए थे, इसमें देखिए जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ऑब्जेक्ट में तुरंत ही वेलोसिटी कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, तुरंत ही ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन यानी रेस्ट पे था, वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम हम लोग जैसे अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कुछ वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है। तो ये वेलोसिटी, ये जो टाइम था, ये टाइम किस लिए लगा, ये टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगा। जैसे फोर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी साथ ही साथ बढ़ते हुए चल रहा है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ता नहीं है। उस सर्टेन टाइम में ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करते हैं, उस टाइम में लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था जिसके बाद फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्रिएट हो गया और उसके तुरंत ही बाद काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल में आ गया, ठीक है ना। तब स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल में आ गया। तो इस एग्जांपल से हम लोग क्या दो ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिला। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उस फ्रिक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहता, ठीक है ना।
और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर में रिलेटिव एक वेलोसिटी होना चाहिए, तभी जाके काइनेटिक फ्रिक्शन प्ले करेगा अपना। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब हम लोग कोई रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, तब हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका जो रफ सरफेस है वो अपने बीच में कुछ फंस जा रहा है, इंटरलॉकिंग हो जा रहा है, और हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मोशन क्रिएट करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, एक घर्षण यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के पीछे का कारण समझे, फ्रिक्शन किसे कहते हैं वो भी हम लोग समझे। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में नहीं, थोड़ा सा हम लोग बात किए। तो अगले वीडियो में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।